नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सौर्य अकेडमी पे। तो फ्रेंड्स, आज से हम एक सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं जिसमें हम उत्तराखंड के जो 13 ज़िले हैं उनको वन बाय वन कवर करेंगे। और जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लीजिए और टेलीग्राम चैनल से जुड़ लीजिए ताकि इसकी जो PDF है आप तक पहुँचाई जा सके। तो चलिए फ्रेंड, शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला ज़िला है चमोली ज़िला, जो राज्य का सबसे बड़ा ज़िला भी है, और इसी के साथ इसकी शुरुआत करेंगे। देखिए फ्रेंड, चमोली जिले की स्थापना 24 फरवरी 1960 को कब होती है? 24 फरवरी 1960। पौड़ी जिले को काटकर चमोली जिले का निर्माण किया जाता है। और चमोली जिले का जो पुराना नाम है तो क्या था? लाल सांगा। तो लाल सांगा किसका पुराना नाम है? तो चमोली का पुराना नाम है। और इसका जो मुख्यालय है, मुख्यालय गोपेश्वर में स्थित है। देखिए फ्रेंड, जुलाई जुलाई 1970 में चमोली में बाढ़ आने के कारण इसका जो मुख्यालय है गोपेश्वर शिफ्ट किया जाता है। तब से लेकर अभी तक चमोली जिले का मुख्यालय कहाँ है? गोपेश्वर में स्थित है। देखिए फ्रेंड, जो गोपेश्वर है उसके प्राचीन नाम हमें प्राप्त होते हैं, जैसे गोपाला है, गोथला है, गोस्थल है। ये सारे किसके प्राचीन नाम हैं? गोपेश्वर के प्राचीन नाम हैं। अगर हम बात करें क्षेत्रफल की, तो चमोली जिले का जो क्षेत्रफल है 8030 वर्ग किलोमीटर है और ये राज्य का सबसे बड़ा जिला है। देखिए फ्रेंड, जो चमोली जिला है उसकी जो सीमाएं हैं 6 जिलों के साथ साझा करती हैं। 6 कौन कौन सी है? गढ़वाल की अगर हम बात करें तो रुद्रप्रयाग है, पौड़ी है, तरकासी है, और कुमाऊं की बात करें तो पिथौरागढ़ है, बागेश्वर है और अल्मोड़ा है। तो ये 6 जिले हैं जिनके साथ चमोली की सीमा साझा होती है। देखिए फ्रेंड, अगर चमोली जनपद के पर्वतों की बात करें तो राज्य के सर्वाधिक पर्वत, सर्वाधिक ताल और सर्वाधिक दर्रे, सर्वाधिक ग्लेशियर, ये सब किस में है? चमोली जनपद में है, क्योंकि सबसे बड़ा जनपद भी क्षेत्रफल में यही है। सर्वाधिक पर्वत भी यहीं पर स्थित है, जैसे इसने लिखा है। जैसे मैंने बताया है, राज्य की अधिकांश चोटियाँ चमोली जिले में स्थित हैं। और राज्य का सबसे ऊंचा जो पर्वत है वो कहाँ है? वो भी चमोली में है, नंदा देवी है। और इसकी ऊंचाई कितनी है? 7817 मीटर हो जाएगा। देखिए फ्रेंड, नंदा देवी को 2 भागों में बांटा गया है, एक तो है पश्चिमी और एक है पूर्वी। अगर पश्चिमी की बात करें तो उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी नंदा देवी पश्चिमी, जिसकी ऊंचाई है 7817 मीटर। और पूर्वी की बात करें तो पूर्वी है 7434 7434 मीटर। ये किसकी है? नंदा देवी पूर्वी की है। और राज्य का जो दूसरा ऊंचा पर्वत है तो वो कौन सा है? कामेट पर्वत है, और इसकी ऊंचाई कितनी है? 7756। तो ये भी कहाँ है? चमोली के अंदर है। चमोली में अगर और पर्वत देखें तो इसमें माणा चोटी है जिसकी ऊंचाई 7272 मीटर है। बद्रीनाथ चोटी है 7140 मीटर है। त्रिशूल पर्वत ये भी चमोली में है जहाँ से सरस्वती नदी निकलती है, और इसकी ऊंचाई कितनी है? 7120 मीटर है। सतोपन पर्वत, और सतोपन पर्वत के सतोपन ताल से अलकनंदा नदी निकलती है, इसकी ऊंचाई कितनी है? 7084 मीटर इसकी ऊंचाई है। अगर दूनागिरी पर्वत की बात करें, दूनागिरी या द्रोणागिरी, तो ये कहाँ है? ये भी चमोली में है। और नीलकंठ पर्वत, जिसको गढ़वाल की रानी भी कहते हैं, इसकी ऊंचाई कितनी है? 6597, और ये भी चमोली में स्थित है। ये भी आपको याद रखना है। और जो नंदा घूंगटी पर्वत है तो ये भी चमोली में है, जिसकी ऊंचाई 6309 मीटर है, 6309। अगर हाथी पर्वत की बात करें तो हाथी पर्वत ये भी चमोली में है, जिसकी ऊंचाई 6727 मीटर है। देव स्थान एवं मुकुट पर्वत, मुकुट कौन पहनते हैं? देव पहनते हैं, और ये भी किस में है? चमोली जनपद में स्थित है। और गुन्नी पर्वत, देखिए फ्रेंड, जो गुन्नी पर्वत है वो चमोली और पिथौरागढ़ की सीमा पर स्थित है। तो कौन सा पर्वत चमोली और पिथौरागढ़ की सीमा पर है? एक तो गुन्नी पर्वत है, दूसरा नंदाकोट पर्वत है। और नंदाकोट पर्वत की ऊंचाई की बात करें तो 6861 6861 मीटर, और कहाँ पर है? चमोली और पिथौरागढ़ जिलों के मध्य। अगर हम बात करें नर और नारायण पर्वत, तो ये कहाँ है? चमोली में है। नर पर्वत की ऊंचाई है 5831 और नारायण पर्वत की ऊंचाई है 5965 मीटर। अगर गौरी पर्वत की बात करें तो ये भी चमोली में है और इसकी ऊंचाई 6250 है। और गंधमादन पर्वत, तो ये भी कहाँ है? चमोली में है। देखिए फ्रेंड, जो नर और गंधमादन पर्वत है, गंधमादन पर्वत, इनके बीच एक घाटी फैली है जिसका नाम है फूलों की घाटी। फूलों की घाटी किन पर्वतों के मध्य है? नर एवं गंधमादन। और जो बद्रीनाथ, भगवान बद्रीनाथ का मंदिर है तो वो किन पर्वतों के मध्य है? तो वो नर यानी कि अर्जुन और नारायण यानी कि विष्णु। तो नर नारायण पर्वत के मध्य कौन सा मंदिर है? तो बद्रीनाथ मंदिर है। नर और गंधमादन पर्वत के बीच कौन सी घाटी है? तो फूलों की घाटी है। ये भी आपको याद रखना है। देखिए फ्रेंड, जो स्लीपिंग लेडी पर्वत, ये कहाँ है? जोशीमठ में स्थित है। क्यों नाम पड़ा इसका? देखिए फ्रेंड, जो मार्गरेट लेग थी, मार्गरेट लेग, ये आती है 1939 में चमोली के अंदर, जहां इनका काम था फूलों की घाटी के जो पुष्प हैं उन पर रिसर्च करना। अचानक अचानक से इनका क्या होता है? पैर फिसल जाता है, जिस कारण इनकी मृत्यु हो जाती है 4 जुलाई
1939 को कहाँ पर, जो स्लीपिंग लेडी पर्वत है वहाँ पर होती है, जोशीमठ के अंदर, और फूलों की घाटी में इनकी समाधि बनाई जाती है। तो इसी के नाम पर है स्लीपिंग लेडी पर्वत। किसके नाम पर? मार्गरेट लेग, मार्गरेट लेग। नेक्स्ट पॉइंट है वसुंधरा जलप्रपात। देखिए फ्रेंड, जो वसुंधरा जलप्रपात है ये भी अलकनंदा नदी पर 112 मीटर ऊंचा है और कहाँ पर है? माणा के पास, यानी कि चमोली के अंदर है। ये भी आपको याद रखना है। अगर चमोली के जो ताल हैं उनकी बात करें तो सबसे पहला इसमें गौना झील है, जो किस पर है? बिरही गंगा, बिरही गंगा बिरही ताल से निकलती है। तो इस पर जो गौना झील का निर्माण हुआ था, कब हुआ था? 1893-94 में। और 1894 में प्रथम बार ये फूटी थी और उसके बाद 1970 में यह झील पूर्ण रूप से क्या हो गई थी? समाप्त हो गई थी। पहली बार कब टूटी थी? 1894 जब भूकंप आया था। उसके बाद पूर्ण रूप से ये समाप्त कब हुई? 1970 में। और जब पहली बार फूटी थी तो उस समय श्रीनगर को काफ़ी नुकसान हुआ था, क्योंकि जो सारा पानी है वो अलकनंदा के माध्यम से श्रीनगर होते हुए गंगा में मिला था। नेक्स्ट पॉइंट है होमकुंड ताल। देखिए फ्रेंड, जो होमकुंड ताल है ये भी चमोली के अंदर है, और होमकुंड जो नंदा राजत यात्रा का अंतिम पड़ाव है तो वो कौन सा ताल है? होमकुंड ताल या फिर होमकुंड झील। तो प्रश्न आएगा नंदा राजत यात्रा का अंतिम पड़ाव कौन सा है? तो होमकुंड इसका सही उत्तर हो जाएगा। ये भी आपको याद रखना है। देखिए फ्रेंड, सतोपन ताल जिसका आकार है त्रिभुजाकार, इसका अन्य नाम क्षीर सागर है। तो क्षीर सागर से कौन सी नदी निकलती है? अलकनंदा नदी, अलकनंदा। तो प्रश्न आएगा अलकनंदा नदी कहाँ से निकलती है? अलकापुरी बांक हिमनद के सतोपन ताल से। तो जिसका अन्य नाम क्या है? क्षीर सागर है। किस ताल का आकार त्रिभुजाकार है? तो वो भी सतोपन ताल हो जाएगा। देखिए फ्रेंड, फूलों की घाटी में दो प्रमुख ताल हैं, कौन कौन से हैं? एक तो लिंगा ताल है और दूसरा आछरी ताल है। तो ये कहाँ पर है? फूलों की घाटी में स्थित है। और फूलों की घाटी कहाँ है? चमोली के अंदर स्थित है। देखिए फ्रेंड, जो बिरही ताल है और सुखताल है, झल ताल है और बेनीताल है, ये सारे कहाँ हैं? चमोली में है। और जो बेनीताल है किस मंदिर के समीप है? तो आदि बद्री, जिसका अन्य नाम नोठा है, नोठा। तो आदि बद्री के समीप कौन सा ताल है? तो बेनीताल इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए फ्रेंड, जो काकभूषणी ताल है वो भी चमोली में हाथी पर्वत के पास है। और मणिभद्र ताल, सिद्ध ताल, नरसिंह ताल एवं आदि मातृका ताल, तो ये सारे कहाँ हैं? चमोली जनपद के अंतर्गत है। देखिए फ्रेंड, ये थे चमोली जनपद के जो ताल हैं, इनके बारे में हमने पढ़ा है। अब हम चमोली जनपद की जो नदियां हैं उनके बारे में वर्णन करेंगे, उनके बारे में पढ़ेंगे और याद करने की कोशिश करेंगे। देखिए फ्रेंड, चमोली जनपद का जो नदी तंत्र है इसकी सबसे मुख्य नदी कौन सी है? तो अलकनंदा नदी है। ये कहाँ से निकलती है? अगर इसके उद्गम की बात करें तो कहाँ से निकलती है? सतोपंत शिखर के अलकापुरी बांक हिमनद से निकलती है। वहाँ पर भी कहाँ से? एक ताल है सतोपंत ताल, सतोपंत ताल। तो वहाँ से निकलती है कौन सी नदी? अलकनंदा नदी निकलती है। किस नाम से अलकनंदा नदी सतोपंत ताल से निकलती है? तो वो किस नाम से निकलती है? तो विष्णु गंगा, विष्णु गंगा। आगे जाकर जो ये विष्णु गंगा है, विष्णु प्रयाग में पश्चिमी धौली गंगा के साथ संगम करेगी और वहाँ से इसका नाम अलकनंदा हो जाएगा। तो प्रश्न आएगा अलकनंदा जो नदी है प्रारंभ में किस नदी के नाम से जानी जाती है? तो विष्णु गंगा नाम से जानी जाती है। देखिए फ्रेंड, जो अलकनंदा नदी है ये क्या है? राज्य की सबसे ज़्यादा जल प्रवाह वाली नदी है, यानी कि ऐसी नदी जिसमें सबसे ज़्यादा पानी है तो वो कौन सी है? अलकनंदा नदी हो जाएगा। और इसका उद्गम जैसे मैंने बताया सतोपन शिखर के अलकापुरी बांक हिमनद से निकलती है। और इसका दूसरा नाम क्या है? विष्णु गंगा है। ये भी हमने पढ़ लिया है। देखिए फ्रेंड, जो अलकनंदा नदी है तो सतोपन ताल से लेकर देवप्रयाग तक इसकी लंबाई कितनी है? 195 किलोमीटर है। और देवप्रयाग में इसके साथ भागीरथी का संगम होता है, जहाँ से ये गंगा का रूप ले लेती है। देखिए फ्रेंड, जो अलकनंदा नदी है सर्वप्रथम इसमें जो इसकी सहायक नदी है वो मिलती है, कौन सी नदी मिलती है? तो लक्ष्मण गंगा, या फिर इसका दूसरा नाम क्या है? पुष्पावती नदी। तो पुष्पावती नदी या लक्ष्मण गंगा कहाँ से निकलती है? ये हेमकुंड, हेमकुंड। तो हेमकुंड से कौन सी नदी निकलती है? लक्ष्मण गंगा, या फिर इसका दूसरा नाम है हेमगंगा। तो अलकनंदा में सबसे पहले कौन सी नदी मिलती है? तो लक्ष्मण गंगा मिलती है। कहाँ पर मिलती है? तो गोविंद घाट। तो गोविंद घाट फूलों की घाटी के नज़दीक है, तो वहीं पर सबसे पहली नदी का संगम होता है अलकनंदा के ऊपर। नेक्स्ट पॉइंट है माणा के पास जो अलकनंदा नदी है इसमें कौन सी नदी मिलती है? तो सरस्वती नदी मिलती है। और सरस्वती नदी और अलकनंदा के संगम पर कौन सा प्रयाग है? केशव प्रयाग है। देखिए फ्रेंड, प्रश्न ये भी आता है कि कौन सा प्रयाग पंच प्रयागों में शामिल नहीं है? तो कौन सा नहीं है? तो केशव प्रयाग नहीं है। और अलकनंदा और सरस्वती नदी के संगम पर कौन सा प्रयाग है? तो केशव प्रयाग है। अगर सीक्वेंस में देखा जाए तो सबसे ऊपर केशव प्रयाग है। अब क्योंकि ये पंच प्रयागों में शामिल नहीं है तो तब कौन सा प्रयाग है? विष्णु प्रयाग।
विष्णुप्रयाग जहाँ पर अलकनंदा और पश्चिमी धौलीगंगा का संगम होता है उसी को पहला प्रयाग माना जाता है। प्रश्न आएगा सरस्वती नदी का उद्गम स्रोत है, तो कामेत पर्वत चोटी की रत्ताकोना हिमनद के देवताल से सरस्वती नदी का उद्गम होता है। देखिए फ्रेंड, अगर पश्चिमी धौलीगंगा की बात करें तो ये कहाँ से निकलती है? धौलागिरी की कुलनुन श्रेणी, यानी कि जो चमोली और तिब्बत के बीच हिमालय की कुलनुन श्रेणी है या धौलाधार श्रेणी है, तो वहाँ से कौन सी नदी निकलती है? धौलीगंगा। और इसकी जो सहायक नदियाँ हैं कौन कौन सी हैं? एक तो गिरती है, दूसरी ऋषिगंगा है। ऋषिगंगा का संगम ऋषिप्रयाग में होता है धौलीगंगा के साथ। ये हमने जब उत्तराखंड में परीक्षा वाणी की जो सीरीज चल रही है उसमें नदियों वाला चैप्टर पढ़ रहे थे उसमें हमने पढ़ा है। देखिए फ्रेंड, और अलकनंदा में बिरही नदी या बिरथी नदी और गरुड़गंगा ये मिलती हैं। बिरही किसकी सहायक है? अलकनंदा की है। बिरथी किसकी सहायक है? ये भी अलकनंदा की है। और गरुड़गंगा किसकी सहायक है? तो ये भी अलकनंदा की है। ये आपको याद रखना है। देखिए फ्रेंड, आगे आके जो अलकनंदा है उसमें कौन सी नदी मिलेगी? पश्चिमी धौलीगंगा मिलेगी। कहाँ पर मिलेगी? तो विष्णुप्रयाग, इसी को पहला प्रयाग माना गया है। विष्णुप्रयाग में किसका संगम होता है? तो अलकनंदा और पश्चिमी धौलीगंगा का। देखिए फ्रेंड, अगला प्रयाग है नंदप्रयाग। तो नंदप्रयाग में किसका संगम होता है? अलकनंदा एवं नंदाकिनी नदी का। ये दूसरा प्रयाग माना जाता है। और नंदाकिनी कहाँ से निकलती है? त्रिशूल पर्वत के नंदाघुंटी से। अगर प्रश्न आएगा नंदाकिनी कहाँ से निकलती है? त्रिशूल पर्वत के नंदाघुंटी से निकलती है। तो नंदाकिनी किसकी सहायक है? तो अलकनंदा की सहायक है। इनका संगम कहाँ पर होता है? तो नंदप्रयाग में होता है। तो ऊपर से क्रम में दूसरा प्रयाग कौन सा है? तो वो भी नंदप्रयाग हो जाएगा। अगर प्रश्न आए नंदप्रयाग का पुराना नाम या मूल नाम क्या था? तो कंडासु इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए फ्रेंड, आगे आके जो कर्णप्रयाग है इसको तीसरा प्रयाग माना जाता है। और यहाँ पर किसका संगम होता है? तो अलकनंदा नदी एवं पिंडर नदी का। तो पिंडर कहाँ से निकलती है? पिंडर निकलती है पिंडारी ग्लेशियर। पिंडारी ग्लेशियर से निकलकर कर्णप्रयाग पहुँचती है, जहाँ पर इसका नाम कर्णगंगा भी है। कर्णगंगा, तो कर्णगंगा किसका नाम है? तो पिंडर नदी का नाम है, जो किसकी सहायक है? तो अलकनंदा की सहायक है। तो कौन सा प्रयाग है? तो कर्णप्रयाग है, जो तीसरा प्रयाग है। तो ये तीन प्रयाग तो थे कहाँ? चमोली के अंदर थे। और जो चौथा प्रयाग है तो वो रुद्रप्रयाग में है, जहाँ पर मंदाकिनी नदी मिलती है अलकनंदा से। और पांचवा प्रयाग है तो वो देवप्रयाग है, जहाँ पर भागीरथी नदी का संगम होता है। तो देखिए फ्रेंड, जो राज्य में 5 प्रयागों में से 3 प्रयाग जैसे मैंने बताया है किस जिले में है? तो वो चमोली में है सबसे ऊपर विष्णुप्रयाग, उसके बाद नंदप्रयाग और तीसरा है कर्णप्रयाग। विष्णुप्रयाग में पश्चिमी धौलीगंगा और अलकनंदा का संगम होता है। कर्णप्रयाग में कर्णगंगा यानी कि पिंडर और अलकनंदा का संगम होता है। और नंदप्रयाग में नंदाकिनी और अलकनंदा का संगम होता है। देखिए फ्रेंड, जो रुद्रप्रयाग है वहाँ पर अलकनंदा और मंदाकिनी का संगम होता है। और ये कहाँ है? रुद्रप्रयाग जिले में ही है। और देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी नदी का संगम होता है। और ये कहाँ पर स्थित है? तो टिहरी के अंदर देवप्रयाग हो जाएगा। देखिए फ्रेंड, अब हम बात करेंगे जो चमोली जनपद की प्रसिद्ध गुफाएं हैं। ये गुफाएं क्यों फेमस हैं? क्योंकि यहीं पर महाभारत, रामायण, ऐसी जो पुराण हो गए, इस टाइप से जो कथाएं हैं वो सारी कहाँ लिखी गई? किसी न किसी गुफा में लिखी गई। देखिए फ्रेंड, जो टिम्मरसैंण गुफा है तो ये चमोली की नीति घाटी में है। क्यों फेमस है? तो अमरनाथ के समान बर्फ का शिवलिंग तो कहाँ बनता है? ये टिम्मरसैंण गुफा में बनता है। तो टिम्मरसैंण कहाँ है? नीति घाटी में है। देखिए फ्रेंड्स, अगर प्रश्न आएगा उत्तराखंड में अमरनाथ के समान किस गुफा को माना गया है? तो ये टिम्मरसैंण गुफा को माना गया है। क्यों माना गया है? क्योंकि जैसे अमरनाथ में बर्फ का शिवलिंग बनता है वैसे ही टिम्मरसैंण गुफा में बर्फ का शिवलिंग बनता है। तो इसलिए टिम्मरसैंण गुफा आपको पता होना चाहिए। हनुमान गुफा तो ये लंगासू, चमोली के लंगासू में स्थित है। और जहाँ हनुमान होंगे तो वहीं राम भी होंगे। तो राम गुफा कहाँ है? बद्रीनाथ के पास है। कहाँ पर है? चमोली के अंदर। देखिए फ्रेंड, मानेश्वर महादेव गुफा ये देवाल जो ब्लॉक है चमोली के अंदर वहाँ पर स्थित है। और चमोली की जो मुख्य 5 गुफाएं हैं जो हमारे पुराणों से संबंधित है तो वो कौन कौन सी है? एक तो गरुड़ गुफा है, गणेश गुफा है, व्यास गुफा है, स्कंद गुफा है और मुचकुंद गुफा और नारद गुफा। तो ये 5 गुफाएं कहाँ पर स्थित हैं? तो बद्रीनाथ के जो आसपास का क्षेत्र है वहीं पर स्थित है। देखिए फ्रेंड, अगर हम बात करें चमोली के जो ग्लेशियर हैं तो कौन कौन ग्लेशियर हैं चमोली के अंदर? सबसे पहले तो जो दूनागिरी ग्लेशियर है वो चमोली में है। हिपरा बमक ये भी चमोली में है। टिपरा बमक हो गया, बर्मा ग्लेशियर तो ये भी चमोली में है। सतोपंथ जहाँ से अलकनंदा नदी निकलती है और भागीरथी ग्लेशियर ये भी कहाँ है? चमोली के अंदर है। देखिए फ्रेंड, जो सतोपंथ और भागीरथी ग्लेशियर है ये कैसे दिखते हैं? आराम कुर्सी की भांति दिखाई देते हैं। और इनके पास के क्षेत्र को ही अलकापुरी कहते हैं। प्रश्न आएगा आराम कुर्सी की भांति कौन से ग्लेशियर दिखाई देते हैं? तो ये है सतोपंथ एवं भागीरथी ग्लेशियर। कहाँ पर स्थित है? चमोली के अंदर स्थित है।
अलकापुरी, वैसे तो जो अलकापुरी है सतोपंत ताल जहाँ से अलकनंदा निकलती है, सतोपंत ताल से लेकर बद्रीनाथ का जो मंदिर है उनके बीच का जो क्षेत्र है वही क्या है, अलकापुरी कहलाता है। अगर कभी ग्लेशियर पूछे किन ग्लेशियरों के पास अलकापुरी स्थित है तो वो हो जाएगा सतोपंत एवं भागीरथी ग्लेशियर। अगला पॉइंट है जो बद्रीनाथ ग्लेशियर है इसकी लंबाई कितनी है, 10 किलोमीटर लंबा है। और जो नंदा देवी ग्रुप ऑफ ग्लेशियर है यानी कि जो नंदा देवी पर्वत से जुड़ी श्रृंखला है उनमें जो भी ग्लेशियर है उसमें 7 ग्लेशियर हैं। तो 7 में से 3 प्रमुख हैं। 3 कौन कौन से हैं, बारटोली है, रम्मानी है और नंदकाना है। तो ये कहाँ पर स्थित है, चमोली के अंदर स्थित है। प्रश्न आएगा नंदा देवी ग्रुप ऑफ ग्लेशियर के अंतर्गत कितने ग्लेशियर आते हैं या कितने हिमनद आते हैं, वो कितने आते हैं, तो 7 आते हैं। 7 सही उत्तर हो जाएगा। देखिए फ्रेंड जो कल्पानी ग्लेशियर है तो वो क्या है, तो दूध गंगा का जल स्रोत है। पहली बात तो ये चमोली के अंदर है, दूसरा यहाँ से कौन सी नदी निकलती है, तो दूध गंगा निकलती है। देखिए फ्रेंड अगर हम बात करें चमोली में जो दर्रे और घाटियाँ हैं, कौन कौन दर्रे हैं, किस किस को जोड़ते हैं, एग्जाम में आते हैं। चमोली और तिब्बत के बीच कौन से दर्रे हैं, चमोली और उत्तरकाशी के बीच कौन सा दर्रा है, चमोली और पिथौरागढ़ के बीच कौन से दर्रे हैं। तो इस टाइप से एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, तो इसको भी हम कवर करेंगे और याद करने की कोशिश करेंगे। देखिए फ्रेंड अगर हम तिब्बत और चमोली के बीच स्थित जो दर्रे हैं उनकी बात करें तो उसमें कौन कौन है, नीति है, किंगरी बिंगरी है, माणा है, डुंगरीला दर्रा है, बालचा है, चोर होती है, सलसल, लमलंग, तंजूर और भ्यूंडार दर्रा। तो ये सारे किसके मध्य है, चमोली और तिब्बत के बीच स्थित है। देखिए फ्रेंड प्रश्न इस टाइप से भी आता है, चमोली और तिब्बत के बीच कौन सा दर्रा नहीं है, या फिर चमोली और तिब्बत के बीच कौन सा दर्रा है। तो ये आपको याद रखना है। देखिए फ्रेंड चमोली और पिथौरागढ़ के बीच जो दर्रे हैं वो कौन कौन से हैं, एक तो बारा होती है, दूसरा मारिया चौक है, तीसरा लातू धुरा है और चौथा टोपी धुरा है। ये क्या है, मारिया चौक है, ये मारिया चौक। तो मारिया चौक कहाँ है, पिथौरागढ़ और चमोली के बीच है। देखिए फ्रेंड जब मैं परीक्षा वाणी पढ़ा रहा था उसमें मैंने एक ट्रिक बताई थी, चमोली और पिथौरागढ़ के जो दर्रे हैं कौन कौन से हैं, तो 12 मार्च को टोपी पर लात मारी, टोपी पर लात मारी। तो ये चमोली और पिथौरागढ़ के बीच है। 12 मार्च यानी कि 12 होती हो गया, मार्च यानी कि मारे चौक हो गया, टोपी यानी कि टोपी धुरा हो गया और लात यानी कि लातू धुरा हो गया। तो ये किसके मध्य है, चमोली और पिथौरागढ़ जिले के मध्य स्थित है। ये आपको याद रखना है। देखिए फ्रेंड जो कालिंदी दर्रा है ये याद रखना आसान है, क्योंकि पुराणों में कालिंदी नदी यमुना को कहा गया है। तो यमुना कहाँ है, उत्तरकाशी में है। तो उत्तरकाशी और चमोली के मध्य कौन सा दर्रा है, कालिंदी दर्रा है। चिनाब घाटी ये क्यों फेमस है, देखिए फ्रेंड ये इसलिए फेमस है, इसको कहा जाता है दूसरी फूलों की घाटी। जैसे फूलों की घाटी में बहुत सारे पुष्प हैं वैसे ही चिनाब घाटी में भी बहुत सारे पुष्प हैं, जिस कारण इसको दूसरी फूलों की घाटी कहते हैं। देखिए फ्रेंड जो नीति घाटी है ये भी चमोली में है। और यहाँ पर जो टिम्मरसैंण जो हमने बात करी थी धार्मिक स्थल है, और टिम्मरसैंण गुफा है एक, जहाँ पर भगवान शिव का जो लिंग है वो प्राकृतिक रूप से बनता है, यानी कि अमरनाथ के समान जो शिवलिंग है वो बनता है कहाँ पर, टिम्मरसैंण में। इसीलिए प्रश्न आता है अमरनाथ के समान उत्तराखंड में कौन सी जगह है या कौन सा स्थान है, तो वो कौन सा है, टिम्मरसैंण, यहाँ पर बर्फ का शिवलिंग बनता है। चमोली जनपद की जो अन्य घाटियाँ हैं उसमें सोल घाटी है, निजमुला घाटी है, पिंडर घाटी है ना, ये सारी कहाँ है, चमोली जनपद में स्थित हैं। देखिए फ्रेंड जो चमोली जनपद में अगर खनिज की बात करें तो राज्य में टिन केवल कहाँ प्राप्त होता है, चमोली जनपद में प्राप्त होता है। देखिए फ्रेंड इसीलिए ये प्रश्न भी आता है, क्योंकि चमोली एकमात्र जनपद है जहाँ टिन का उत्पादन होता है या टिन के भंडार हैं। तो आपको याद रखना है टिन का उत्पादन या टिन उत्पादन में पहला जिला कौन सा है, तो चमोली है, एकमात्र जिला चमोली है। और इसके साथ साथ अगर बात करें चमोली में तांबे का भी उत्पादन किया जाता है। चमोली के कौन से क्षेत्र हैं जहाँ तांबा पाया जाता है, तो मोहनखाल है, धनपुर है, पोखरी है, तो ये सारे तांबे के लिए प्रसिद्ध है। देखिए फ्रेंड अगर हम बात करें सोना यानी कि गोल्ड, जो अलकनंदा और पिंडर नदी है इसकी बालू में, ये नदी की जो बालू है जो रेत है उसमें सोना पाया जाता है। और राज्य का जो सर्वोत्तम किस्म का डोलामाइट है तो वो कहाँ पाया जाता है, पीपल कोटी। तो पीपल कोटी कहाँ है, चमोली में है। और अगर हम बात करें तो उत्तराखंड में सर्वप्रथम गंधक की खोज कब और कहाँ हुई, तो 1957 में रूपगंगा घाटी यानी कि चमोली के अंदर हुई है। तो प्रश्न आएगा सर्वप्रथम गंधक की खोज तो 1957 में कहाँ हुई है, तो रूपगंगा घाटी में हुई है। देखिए फ्रेंड अब बात करेंगे चमोली जनपद के अंदर वन्यजीव अभ्यारण्य और राष्ट्रीय उद्यान। कभी प्रश्न आए किस जनपद में सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान है, तो वो कहाँ होगा, चमोली, उत्तर हो जाएगा। देखिए फ्रेंड फूलों की घाटी यहाँ एक राष्ट्रीय उद्यान है, इसकी हम बात करें तो ये किसके मध्य है, जैसे मैंने बताया था नर और गंधमादन पर्वतों के मध्य स्थित है। कौन सी घाटी, फूलों की घाटी। और यहाँ कौन सी नदी बहती है, पुष्पावती या लक्ष्मण गंगा बहती है, और जो गोविंद घाट में अलकनंदा के साथ संगम करती है।
ये बताया था अभी। देखिए फ्रेंड, फूलों की घाटी यानी कि यहाँ बहुत सारे फूल हैं। इनकी खोज सर्वप्रथम यानी कि यहाँ सबसे पहले कौन व्यक्ति गया था, तो फ्रैंक स्मिथ, जिस कारण इसको फ्रैंक स्मिथ घाटी भी कहते हैं। और फ्रैंक स्मिथ यहाँ कब गए थे, 1931 में गए थे। ये चमोली के अंदर कामेट पर्वत की चढ़ाई के लिए गए थे, जहाँ इनके साथ होल्ड्सवर्थ एक व्यक्ति और था, और ये दोनों घूमते फिरते फूलों की घाटी पहुँच गए थे, जहाँ से फूलों की घाटी को दुनिया के सामने लाया गया। देखिए फ्रेंड, जो फूलों की घाटी बाद में इसको राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया, कब किया गया, 1982 में चमोली के अंदर या उत्तराखंड के अंदर 2 राष्ट्रीय उद्यान घोषित किए जाते हैं, एक तो फूलों की घाटी, दूसरा नंदा देवी। तो फूलों की घाटी का जो क्षेत्रफल है कितना है, 87.5 वर्ग किलोमीटर। और जो फ्रैंक स्मिथ की एक पुस्तक है द वैली ऑफ फ्लावर, इसमें फूलों की घाटी की चर्चा की है इन्होंने। और ये पुस्तक कब लिखी है, तो 1938 में फ्रैंक स्मिथ ने फूलों की घाटी नाम से एक पुस्तक लिखी। तब जाके लोगों को पता लगा कि यहाँ ऐसा स्थान है जहाँ बहुत सारे रंग बिरंगे फूल मिलते हैं। देखिए फ्रेंड, जो फ्रैंक स्मिथ है वो फूलों की घाटी से 250 किस्म पुष्प के बीज अपने साथ ऑस्ट्रेलिया ले गया था। कहाँ ले गया था, ऑस्ट्रेलिया ले गया था। फूलों की घाटी में लगभग 500 प्रकार के पुष्प पाए जाते हैं, 500 प्रकार की किस्म के पुष्प पाए जाते हैं, जिसमें से वो 250 अपने साथ ले गया। कहाँ ले गया, ऑस्ट्रेलिया के अंदर ले गया। देखिए फ्रेंड, जैसे मैंने बताया, फूलों की घाटी को 1982 में राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया, यानी कि राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया। और इसका क्षेत्रफल 87.5 है। और इसको यूनेस्को में यूनेस्को में कब शामिल किया गया, तो 14 जुलाई 2005 को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। देखिए फ्रेंड, अगर हम बात करें नंदनकानन, तो नंदनकानन फूलों की घाटी के लिए कहा गया है। और किस ग्रंथ में कहा गया है, तो स्कंद पुराण में कहा गया है। तो स्कंद पुराण कहो चाहे स्कंद पुराण का केदारखंड, क्योंकि स्कंद पुराण के 2 पार्ट हैं, गढ़वाल के लिए केदारखंड और कुमाऊं के लिए मानसखंड। तो केदारखंड में फूलों की घाटी के लिए नंदनकानन कहा गया है, या फिर हम कह सकते हैं स्कंद पुराण में फूलों की घाटी के लिए नंदनकानन कहा गया है। देखिए फ्रेंड, एक हमारे पास रचना प्राप्त होती है, एक बुक प्राप्त होती है, जिसका नाम है मेघदूत। तो मेघदूत किसने लिखी है, महाकवि कालिदास ने लिखी है। इन्होंने भी फूलों की घाटी का उल्लेख किया है। तो किस नाम से किया है, अलका नाम से फूलों की घाटी का उल्लेख किसने किया है, तो महाकवि कालिदास ने किया है। अपनी किस रचना में किया है, तो मेघदूत में किया है। ये आपको याद रखना है। देखिए फ्रेंड, अगर फूलों की घाटी के जो उपनाम है और अन्य नाम है, स्थानीय नाम है, इनकी बात करें तो इनमें केदारजू है, बैकुंठ है, भ्यूंडार है, पुष्पावती है, फ्रैंक स्मिथ घाटी है ना। ये सारे किसके नाम है, फूलों की घाटी के नाम है। देखिए फ्रेंड, जैसे मैंने बताया, फ्रैंक स्मिथ के साथ कामेट पर्वत पर चढ़ाई करने वाला एक व्यक्ति और था, होल्ड्सवर्थ, ये आया था। तो ये दोनों सबसे पहले घूमते फिरते चले गए थे ऐसी जगह जहाँ बहुत सारे फूल थे, और इसको नाम दिया गया वैली ऑफ फ्लावर। देखिए फ्रेंड, अगर हम बात करें मार्गरेट लेग, ये फूलों की घाटी में आई थी। क्यों आई थी, फूलों की प्रजातियों का अध्ययन करने, उन पर रिसर्च करने आई थी। कहाँ से आई थी, तो लंदन से आई थी। और कब आई थी, 1939 में आई थी। देखिए फ्रेंड, होता क्या है, जब ये यहाँ पर रिसर्च कर रही होती है तो इनका पैर फिसल जाता है। किसका पैर फिसल जाता है, तो मार्गरेट लेग का पैर फिसल जाता है, जिस कारण ये पहाड़ी से गिर जाती है और इनकी मृत्यु हो जाती है। तो इनकी मृत्यु कब होती है, 4 जुलाई 1939। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है, फूलों की घाटी में मार्गरेट लेग की पैर फिसलने से मृत्यु कब हुई, तो 4 जुलाई 1939 को हुई। और मार्गरेट लेग की समाधि कहाँ पर है, तो ये भी फूलों की घाटी में स्थित है। देखिए फ्रेंड, जो फूलों की घाटी में पुष्प खिलने का समय है वो कब से कब तक है, तो जुलाई से लेकर अक्टूबर तक इसका फूल खिलने का समय है। क्योंकि इस समय बरसात ज़्यादा होती है तो पानी ज़्यादा मिलेगा तो फूल भी ज़्यादा होंगे। तो सही समय हो जाएगा जुलाई से अक्टूबर। समुद्र तल से ऊंचाई की बात करें तो 3600 मीटर की ऊंचाई पर समुद्र तल से फूलों की घाटी स्थित है। ये भी आपको याद रखना है। देखिए फूलों की घाटी में एक खरपतवार है जिसका नाम है अमेला या पॉलीगोनम। ये क्या कर रहा है, जो वहाँ के फूल हैं उनको खराब कर रहा है, अपनी जड़ें फैला रहा है, जिस कारण वहाँ की जो फूल है वो समाप्त हो रहे हैं, यानी कि खत्म हो रहे हैं, धीरे धीरे उनका विनाश हो रहा है। तो फूलों की घाटी में अधिकतम मात्रा में कौन सा खरपतवार पाया जाता है, तो अमेला या पॉलीगोनम। तो ये क्या है, खरपतवार है। खरपतवार यानी कि पौधे जो दूसरे को नुकसान पहुंचाते हैं। देखिए फ्रेंड, अगर हम बात करें, इसका दूसरा नेशनल पार्क है नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान। देखिए फ्रेंड, जो नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान है, यहाँ पर आने वाला जो पहला व्यक्ति था वो कौन था, डब्ल्यू गार्डन। ये कब आया था, 1883 में आया था। इसने नंदा देवी क्षेत्र में भ्रमण किया था और नंदा देवी को दुनिया के सामने उजागर किया था। और बाद में भारत सरकार ने 1982 में, 100 साल बाद 1982 में नंदा देवी को राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया, और जिसका क्षेत्रफल कितना है, 624 वर्ग किलोमीटर है। और कहाँ पर स्थित है, चमोली के अंदर स्थित है। देखिए फ्रेंड, जो नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान है
इसका जो पुराना नाम था तो क्या था, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान। इन्हीं के नाम पर इसकी स्थापना की गई थी। बाद में नंदा देवी जो पर्वत है उसके नाम पर और जो नंदा राजत यात्रा है उनके नाम पर इसका नाम नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान किया गया। और इसका जो मुख्यालय है कहाँ है, तो जोशीमठ में है। प्रश्न आएगा नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान का मुख्यालय कहाँ है, तो जोशीमठ के अंदर है। और नंदा देवी को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में कब शामिल किया गया, 1988 में किया गया। और नंदा देवी को राष्ट्रीय उद्यान कब घोषित किया गया, तो 1982 में। जो फूलों की घाटी है और नंदा देवी है इनको एक साथ घोषित किया गया था। और जो यूनेस्को में शामिल किया गया है नंदा देवी को कब किया गया, 1988 में। और फूलों की घाटी को 14 जुलाई 2005 को शामिल किया गया, ये हमने पढ़ लिया है। और यहाँ एक वन्यजीव विहार है, केदारनाथ वन्यजीव विहार। तो ये रुद्रप्रयाग और चमोली जिले के मध्य फैला है। और इसकी स्थापना कब होती है, 1972 यानी कि 1972 में, चमोली और रुद्रप्रयाग के अंदर। देखिए फ्रेंड, जो केदारनाथ वन्यजीव विहार है ये राज्य का सबसे बड़ा वन्यजीव विहार है। और इसका जो क्षेत्रफल है कितना है, 967 वर्ग किलोमीटर है। और कहाँ पर स्थित है, चमोली के अंदर स्थित है। और चमोली के बुग्यालों की अगर बात करें तो यहाँ पुंग बुग्याल है, चौमासी बुग्याल है, पनार बुग्याल है, ये सारे कहाँ हैं, चमोली में है। और यहाँ राज्य का सबसे बड़ा बुग्याल भी स्थित है, तो उसका नाम क्या है, बेदनी बुग्याल। तो ये कहाँ पर है, रूपकुंड के पास स्थित है। और इसके साथ साथ चमोली में जो अन्य बुग्याल है, औली गुरसों बुग्याल है, लक्ष्मीवन बुग्याल है, रत्ताकोण बुग्याल है, घस्तोली बुग्याल है, हुणिया बुग्याल है, चित्रकांटा है, क्वारी है, कल्पनाथ बुग्याल है, बगजी, जलीसेरा, भेटी बुग्याल, कोरा खर्ग, ये सारे कहाँ हैं, चमोली के अंदर स्थित है। और जो मलारी के पास एक चौफिट शिखर है उसी के नाम पर एक बुग्याल भी है, तो चौफिट बुग्याल ये भी कहाँ है, मलारी चमोली के अंदर स्थित है। और जो भगवान बद्रीनाथ का मंदिर है उसके चारों ओर जो बुग्याल फैला है उसका नाम क्या है, कैला बुग्याल। देखिए फ्रेंड, इस सीरीज़ को यहीं पर समाप्त करेंगे, नहीं तो वीडियो लंबी हो जाएगी। इसको हम कंटिन्यू रखेंगे अगले पार्ट में। तब तक लाइक शेयर कमेंट जो भी करना है कर लीजिए और जुड़े रहिए हमारे टेलीग्राम चैनल से और यूट्यूब चैनल से। थैंक यू फ्रेंड, मिलते हैं अगले पार्ट में।